हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में कि सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है और क्या क्या ऑर्गेनेलीज उसमें प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं सेल। तो स्टूडेंट्स अगर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल जो होती है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है। और ये कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया एंड सेल ऑर्गेनेलीज हो गई। जो एक सेल होती है वो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से कवर होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये इस सेल को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। और जो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है वो भी इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। और अगर किसी दूसरी सेल के साथ कनेक्शन करना है तो वो भी सेल मेम्ब्रेन का ही काम होता है। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म में फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ चलती हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस में सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज़ की। सेल ऑर्गेनेलीज़ क्या होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज़ प्रेजेंट होती है। और जो सेल ऑर्गेनेलीज़ होती हैं ये अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन शो करती हैं। जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है? एटीपी का फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज़ प्रेजेंट होती हैं वो सब अपना स्पेसिफिक फंक्शन शो करती हैं, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो हमने क्या बताया था कि सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। जैसा कि हमने अभी बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसी भी सेल को सपोर्ट या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनका जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इन या आउट किसके थ्रू होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और जितनी भी सेल होती है यूकैरियोटिक सेल्स उनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसी भी सेल की आउटर कवरिंग कही जाती है और जिसके अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने अभी बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें तो हम इसको पोरस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे छिद्र प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांस के मूवमेंट में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम कुछ मॉडल्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका फूड मोज़ेक मॉडल हो गया, सैंडविच मॉडल हो गया। ये सब हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो टर्म्स दी थी वो किसने दी थी? स्ट्रासबर्गर ने दी थी। एक्चुअल में साइटोप्लाज्म है क्या? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो थिक एंड क्लियर होता है। इसी जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है या फिर एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, वो सब कहाँ होती है? इसी जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर होती है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए साइटोप्लाज्म को किसी भी सेल का मेन एरिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? सबकी सब साइटोप्लाज्म के अंदर। तो सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब कहाँ लाई करती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है प्रॉपर अमाउंट में सब्सटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना। और दूसरा इसका क्या फंक्शन होता है? सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करना। तो स्टूडेंट्स सूडोपोडिया क्या होते हैं? सूडोपोडिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं अमीबा के। और सूडोपोडिया बनते कैसे हैं? जब साइटोप्लाज्म एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश करते हैं आगे की साइड, जिससे कुछ स्ट्रक्चर बन जाती है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं, जो अमीबा को हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है? साइटोप्लाज्म के मूवमेंट से होता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो 2 टाइप से मूवमेंट शो करता है, रोटेशनल मूवमेंट एंड सर्कुलर मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स, रोटेशनल मूवमेंट क्या होता है? जब साइटोप्लाज्म एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मूवमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है यूनिडायरेक्शनल, और ये नॉर्मली प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सर्कुलर मूवमेंट। जब साइटोप्लाज्म सर्कुलर मूव करता है मल्टी डायरेक्शनली, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मूवमेंट्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है साइक्लोसिस, जो आपके शॉर्ट नोट में भी बहुत बार आया है और आ भी सकता है। तो स्टूडेंट्स, साइक्लोसिस क्या होता है? साइटोप्लाज्म का सर्कुलर मूवमेंट करना साइक्लोसिस कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, न्यूक्लियस। ये टर्म्स किसने दी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मल सेल में एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी भी होती है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स बोलते हैं। और जब एक से ज़्यादा हमें न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस क्या होता है? जिसमें सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल जैसे DNA, RNA। और न्यूक्लियस ही सेल को सिग्नल देता है ग्रो करने के लिए और डिवाइड करने के लिए। और न्यूक्लियस जो होता है वो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है? वो यही होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप न्यूक्लियस को अलग से नहीं पहचान सकते, वो साइटोप्लाज्म में ही डिसॉल्व होता है। जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है उसकी आउटर कवरिंग होती है, वो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व नहीं होता। उनकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है जिससे हम पहचान सके कि यह न्यूक्लियस है। तो स्टूडेंट्स, अगर अब हम बात करें न्यूक्लियस की शेप की, तो स्टूडेंट्स, मोस्ट कॉमन शेप जो होती है न्यूक्लियस की वो क्या होती है? सर्कुलर। तो न्यूक्लियस बहुत सारी शेप के देखने को मिलते हैं। तो कुछ सेल्स में हमें सर्कुलर टाइप का देखने को मिलता है, कुछ सेल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? अमीबोइड शेप का देखने को मिलता है, किन्हीं के अंदर हमें ओवल शेप्ड का देखने को मिलता है, और किन्हीं के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? स्पिंडल शेप का। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंट शेप का देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें न्यूक्लियस के लोकेशन की कि न्यूक्लियस कहाँ देखने को मिलता है, तो मोस्ट कॉमनली सेल का जो सेंटर होता है वहाँ पर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक बोलते हैं। और कुछ सेल ऐसी भी होती हैं जिसमें न्यूक्लियस बेस में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसल न्यूक्लियस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें न्यूक्लियस के फंक्शन की, तो न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है? न्यूक्लियस के मेन 2 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट, सेल की ग्रोथ को करना, और सेकंड है सेल को ही डिवाइड करना, यानी कि सेल के नंबर को बढ़ाना। तो स्टूडेंट्स, ये थे न्यूक्लियस के कुछ पॉइंट्स। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है? आज हमने सेल की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। सेल की स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने क्या देखा? क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, देन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, देन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पर साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज के जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। किसी को कुछ डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।